नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चीन मिस्री कला के अभिप्रायों के बारे में पढ़ा कि क्या क्या इनके अभिप्राय थे, किस प्रकार से, और हमने वो वीडियो ख़त्म किया था राजवंशों की कला पर। अब हम उन राजवंशीय कलाओं के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार किन किन राज्यों की, किन किन राजवंशों की कला किस प्रकार से रही। सबसे पहला जो युग हमने बताया था वो था थीनी युग। थीनी युग का पीरियड जो था वो प्रथम तथा द्वितीय राजवंश के समय का माना जाता है। 3000 ईसा पूर्व से और 2780 ईसा पूर्व तक का ये समय इनका निर्धारित किया गया। प्राचीन राज्यों के अंतर्गत जिन नियमों के द्वारा मानवाकृतियों का चित्रण हुआ, उन्हीं के आधार पर इस युग में भी इसी प्रकार के रूपों का अंकन हुआ। भवनों की भित्तियों एवं द्वारों पर उत्कीर्ण की जाने वाली प्रतिमाओं में भी इन्हीं नियमों का पालन किया गया। यानी जो पूर्व में प्रचलित जो नियम थे उन्हीं के अनुसार चित्रांकन का कार्य इस युग में चलता रहा। प्रथम राजवंश की नूबिया विजय के उपलक्ष्य में एक चट्टान पर उत्कीर्ण चित्र में इसका आरंभिक उदाहरण मिलता है। यद्यपि इसकी रचना किसी अकुशल कलाकार द्वारा हुई, तथापि यहाँ किसी देवी देवताओं को इसे समर्पित करने की पूर्वकालीन भावना का अभाव है। यानी एक नई चीज़ का यहाँ हमें देखने को मिलती है। इस कृति का लक्ष्य सम्राट की शक्ति प्रस्तुत करना मात्र है। कला में एक प्रकार की स्पष्टता, संतुलन एवं प्रौढ़ता आ गई। प्राचीन रूपों को नए ढंग से समझा जाने लगा। यानी पूर्व में जो रूप थे, यानी जो कला के जो रूप थे, उनको अब वापस नए ढंग से समझा जाने लगा। बांझ पक्षी को पहले जहां अपने आखेट पर झुका हुआ दिखाया जाता था, वहां अब निश्चित ज्यामितीय चौखटे का आधार लेकर इसे सीधे और शाही मुद्रा में कल्पित किया गया। आकृति की सीमाएं एवं विवरण सब सुनिश्चित हो चुके थे। समाधि गृहों की अंतः कक्ष भित्तियों के अलंकरण में चित्रकला महत्वपूर्ण समझी गई। दीवारों में काष्ठ के अनेक उपकरण जड़ दिए जाते थे, जिन्हें चित्रित भी किया गया। इनके अवशेष इतने छत विछत हैं कि किसी आकृति अथवा दृश्य को समझ पाना कठिन ही नहीं, असंभव भी है। अनेक समाधियों में काष्ठ पट्टिकाओं पर अंकित चित्र भी उपलब्ध हुए हैं। इनमें सम्राटों के जीवन से संबंधित दृश्य हैं। पत्थर की तस्तरियों में जो चित्र अंकित हैं उनके विषय कुछ भिन्न बनाए गए। इनमें हिरणों का पीछा करते हुए शिकारी कुत्तों तथा जाल में उलझे पक्षियों के भी चित्र हैं। तस्तरी के गहरे रंग के धरातलों में हल्के रंग के पत्थरों से बनी ये आकृतियाँ बड़ी सुंदरता से जड़ दी गई है। यानी एक एक ऐसा मानो ऐसा लगता है कि एक एक आकृति को उठा के इनमें जड़ा गया हो। आकृतियों की गति तथा मुद्राएं लयपूर्ण हैं। लयपूर्ण यानी उनमें एक प्रकार की लयात्मकता दिखाई देती है। इस युग की पाषाण कृतियों में मानवाकृतियों की अपेक्षा पशुओं का अधिक कुशलता से अंकन हुआ है। यानी मानवाकृतियाँ इतनी उत्कृष्ट तरीके से न की जाकर और इनमें पशुओं का अधिक कुशलतापूर्वक अंकन देखने को हमें मिलता है। इनकी मुद्राओं की स्वाभाविकता, बारीकी तथा निश्चयात्मकता दर्शनीय है। इस युग के अलंकरण में ज्यामितीय आकृतियाँ तथा टोकरी बुनने वाला अभिप्राय, जिसको हम बास्केट पैटर्न भी कहते हैं, प्रयुक्त हुआ। इसके पश्चात हम ऐसे युग में पहुँचते हैं जिसका नाम है प्राचीन राज्य। प्राचीन राज्य तृतीय राजवंश से 10वें राजवंश तक लगभग, जिसका समय निर्धारित किया जाता है 1780 ईसा पूर्व से 2260 ईसा पूर्व पर्यंत, ये इसका समय माना जाता है। अगर इस युग की कला की बात करें तो इस युग की कला की नींव थीनी युग पर आधारित हुई, जिसके सर्वोत्तम उदाहरण तीसरे से छठे राजवंश के मध्य ही हैं। काहिरा के निकट गीजा के पिरामिडों और गीजा तथा सक्कारा के नेक्रोपोलिस की समाधियों,
फ़िरौनों के मस्तबों तथा सीढ़ीदार पिरामिडों में इस कला का रूप देखा जा सकता है। तृतीय राजवंश के संस्थापक सम्राट जोसर ने साम्राज्य को पुनः संगठित किया। मेम्फिस की राजधानी बनाया गया, यानी तृतीय सम्राट ने मेम्फिस को राजधानी बनाया तथा फलते राज्य के समस्त वैभव एवं कला कौशलों का यह केंद्र आ गया। यानी मेम्फिस अब कला केंद्र, मेन कला केंद्र माने जाने लगा। उच्च मिस्र की स्थिति एक प्रांत जैसी रह गई, यानी जहाँ जो उच्च मिस्र था वहाँ पहले जहाँ कला का जमावड़ा या कलाकारों को जमावड़ा था, वहाँ अब ऐसी कोई स्थिति नहीं रही और वो एक प्रांत जैसी उसकी स्थिति रह गई। स्थापत्य विशेषतः पाषाण निर्मित भवनों की कला का प्राधान्य हुआ, यानी जो पत्थरों से जो भवन निर्मित किए गए उनका यहाँ प्राधान्य हुआ, यानी उनको प्रबलता या ज़्यादा उनको तवज्जो दी गई। देव राजाओं, गॉड किंग्स जो कहते हैं हम, देव राजाओं की समाधियाँ बनी जिनका देश के समस्त साधनों एवं शक्ति के स्रोतों पर अधिकार था। वहाँ ये माना जाता था कि जो राजाएं होते हैं वो देवताओं से उनका सीधा संपर्क है और सभी शक्ति और साधनों पर उनका अधिकार माना जाता है। ये एक दार्शनिक पहलू वहाँ प्रचलन में था। इसे पिरामिडों का युग भी कहा जाता है, यानी जो प्राचीन राजवंश राज्य था, तृतीय राजवंश से 10वें राजवंश तक, इनके युग को पिरामिडों का युग कहा गया, यानी सबसे ज़्यादा पिरामिड इस युग में बने। और यही कारण है कि आज विश्व इतिहास के पन्नों में इन पिरामिडों का 7 आश्चर्यों के रूप में इनको गिना जाता है। इस युग में इनका एक विशेष रूप भी विकसित हुआ जिसकी बहुत अधिक अनुकृतियाँ हुई। बड़े पिरामिडों के इर्द गिर्द दरबारी अधिकारियों तथा राज परिवारों के अन्य सदस्यों के अनेक छोटे छोटे पिरामिड बने हुए हैं। इनके आंतरिक भाग में अनेक प्रतिमाएं एवं भित्ति चित्र हैं। इस युग की राजकीय समाधियां अबूरोस, अबूसीर, सक्कारा, गीजा, दहशूर तथा मदूम आदि में फैली हुई हैं। इस युग की कला शैली मेम्फाइट कही जाती है और ये प्रवर्ती राजवंशों के आदर्श एवं अनुकरणीय रही है। प्राचीन राज्य के उत्तरार्ध में शासन का केंद्रीयकरण होने से मेम्फाइट कला समस्त प्रांतों में फैली। यानी अब इस युग की कला जो शैली थी उसको मेम्फाइट शैली कही गई। और ये विद्यार्थियों को ये ध्यान रखने का बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन हमारे कंपटीशन वगैरह इनमें भी आते हैं। तो हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि इस युग की जो कला शैली थी उसका नाम मेम्फाइट शैली रखा गया और यह प्रवर्ती राजवंश के हेतु आदर्श एवं अनुकरणीय रही। प्राचीन राज्य के उत्तरार्ध में शासन का केंद्रीकरण होने से मेम्फाइट कला समस्त प्रांतों में फैल गई। क्योंकि ये प्राचीन राजवंश का उत्तरार्ध काल में था तो इस कारण से शासन का केंद्रीकरण होने से भी ये मेम्फाइट कला शैली सभी जो अन्य मिस्र के जो प्रांत थे उसमें धीरे धीरे सभी जगह फैल गई। इसे अब आगे देखते हैं कि इस युग में प्रधानतः समाधियों की कला के साथ साथ रिलीफ एवं चित्रकला का भी विकास हुआ। रिलीफ यानी कुछ इसमें उत्कीर्ण शब्द को भी हम यूज कर सकते हैं, यानी रिलीफ चारों तरफ से आकृति बना दी जाती है और उसके बनाने के पश्चात जो शेष बचा हुआ हिस्सा है वो रिलीफ पेंटिंग के रूप में उभर आता है। इस प्रकार से इसकी टेक्निक होती है, उसको रिलीफ चित्रकला या रिलीफ पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। और इस युग में ये रिलीफ एवं चित्रकला का विकास हुआ। इन दोनों को अक्सर अलग अलग करके देखा जाता है। इसमें परस्पर संबंध भी था। सम्राटों की समाधियों एवं देवोपासना गृहों की भित्ति चित्रकला के अतिरिक्त इस युग की मौलिकता
चित्रित रिलीफ में उपलब्ध होती है। यानी इस युग का जो और दूसरी जो विशेषता हमें देखने को मिलती है वो है रिलीफ चित्रों में इसकी विशेषताएं देखने को मिलती है। उत्कीर्ण चित्रों को रंगने की कला इस युग की मौलिक देन मानी गई। चूना पत्थर के द्वारा निर्मित भवनों की हल्के रंग की दीवारें स्वयं किसी प्रकार के रंगीन अलंकरण की आवश्यकता अनुभव करती थी। इस समय मिस्री कला में जिन रंगों का प्रयोग हुआ वे मिस्र में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। जैसे खनिज लोहे जिसको मंडूर जनित लाल एवं पीले, नीले पत्थर से प्राप्त इंद्रजीत, तांबे से प्राप्त नीले तथा हरे रंग एवं श्वेत और काले रंगों का ही इनमें प्रयोग हुआ है। प्रत्येक वस्तु के रंग परंपरा से निश्चित किए गए, यानी जो परंपरा में जो प्रचलन में जो चीज़ें थी उसके आधार से प्रत्येक वस्तु का रंग निश्चित था, पहले से ही निश्चित था। उससे इतर हम उनमें रंग नहीं देख पाते, तो उनके जो दार्शनिक पहलू के अनुसार ही इन वस्तुओं में रंग निश्चित किए गए हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम इस मिस्री कला में देख सकते हैं। लाल तथा पीले से पुरुषों तथा स्त्रियों के रंग में भेद किया गया, यानी लाल और पीला रंग स्त्री और पुरुष के रंगों में भेद करता था। पानी नीले रंग से तथा वनस्पति हरे रंग से चित्रित हुई। गूढ़ाक्षरों के चित्रण में भी रंगों की इसी परंपरा को अपनाया गया है। श्वेत रंग के मिश्रण से कुछ हल्के बल भी प्राप्त किए गए, यानी उनके पास जो टॉन्स जो प्राप्त करने का तरीका था वो सर्वविदित था। यानी हल्का अगर कलर करना है, उसमें उज्ज्वलता लाना है, तो उसमें वाइट कलर की हल्की सी मात्रा मिला देने से वो अलग अलग टॉन्स में वो रंग प्राप्त कर लेते थे। रिलीफ तथा चित्रित आकृतियाँ सीमा रेखाओं के द्वारा ही बनाई गई। रिलीफ तथा चित्रित आकृतियाँ सीमा रेखाओं के द्वारा ही बनाई गई, यानी चारों तरफ आकृति के चारों तरफ सीमा रेखांकन किया गया। रिलीफ चित्र प्राय शवों को गाड़ने से संबंधित संस्कारों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ एक मेन जो चीज़ देखने की वो ये है कि रिलीफ चित्रों का अधिकतर जो प्रयोग हुआ है वो शवों को गाड़ने से संबंधित जो संस्कारों का विवरण है उनमें प्रस्तुत किया गया है। सम्राटों को मिस्र की दोनों भूमियों के स्वामी, देवताओं के मध्य देवता, संसार की व्यवस्था के रक्षक तथा मिस्र के शत्रुओं के विजेता के रूप में यहाँ चित्रित किया गया। सम्राटों के जीवन काल की प्रमुख उपलब्धियों को भी प्रतीक विधि से, यानी उन्होंने अपनी प्रतीक निश्चित कर लिए थे, उन प्रतीक विधि से अंकित किया है। इन सभी चित्रों में राजवंशों तथा देवताओं की विशाल आकृतियों के समाधियों की दीवारें भरी पड़ी हैं। भित्तियों के छोटे भाग गौण एवं वर्णनात्मक दृश्यों से अलंकृत हैं। इन चित्रों की कलात्मकता बहुत श्रेष्ठ कोटि की मानी गई है। उत्कीर्ण आकृतियों में कभी कभी मणि भी जड़ दिए जाते थे। सक्कारा में बने समाधि गृहों की दीवारों में बने आलों जिनको हमें निच बोलते हैं, में उत्कीर्ण काष्ठ चित्र लगे हुए हैं। पहले शव के साथ पदार्थ गाड़ दिए जाते थे, यहाँ उनके चित्र बनाए गए हैं। मदूम में चतुर्थ राजवंश के ईंटों से बने मस्तबों के चित्र विकास की विविधता को प्रस्तुत करते हैं। यानी मदूम में जो चतुर्थ राजवंश के समय में जो मस्तबे बने वो चित्र विकास की विविधता को यहाँ प्रस्तुत करते नजर आते हैं। साथ ही हम ज़्यादा विवरणात्मक शैली की तरफ नहीं बढ़ते हुए हम यह भी देखते हैं कि इन कक्षों की भित्तियों पर भेंट के अनेक उपहारों में लिए हुए अनेक स्त्री पुरुषों की आकृतियां अंकित हैं जो केंद्रीय समाधि की दिशा में उन्मुख हैं। यानी जो केंद्रीय समाधि थी उनके आसपास स्त्री पुरुषों की आकृतियां अंकित हुई, उपहार लिए हुए हाथों में इस प्रकार से उनको दिखाया गया है। इनके नाम भी लिखे हुए हैं, यानी जो इनसे संबंधित जो आकृतियाँ थी उनके नाम भी यहाँ लिख दिए गए हैं।
वृषभ बलि का भी चित्रण है, वृषभ और बलि का भी चित्रण है। समाधि के स्वामी को अकेले अथवा सपत्नीक अनेक स्थानों पर विशाल आकारों में चित्रित किया गया है। उनकी मुद्रा दृढ़ एवं संयत है, विशाल आकारों में चित्रित किया है और उनकी मुद्रा दृढ़ एवं संयत है। उनके सामने अथवा नीचे अनेक छोटे छोटे स्थानों में विभिन्न दृश्य जैसे कृषि, उद्यान, कर्म, जलचरों के आखेट, नौका निर्माण आदि अंकित हैं। कृषि के चित्रों में सम्राट को पर्यवेक्षक के रूप में दिखाया गया है, यानी उनका वो देख रेख करने वाले के रूप में दिखाया गया है। पर्यवेक्षण कर रहा है, किस प्रकार से खेती की जा रही है, अच्छी की जा रही है या नहीं की जा रही, ये सारा पर्यवेक्षण का काम सम्राट को पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ दिखाया गया। गूढ़ाक्षरों की भांति चित्रों में भी प्राय 3 आधारभूत आकृतियों को उपशंख विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया। नफरमात के मकबरे में रिलीफ आकृतियों के मध्य गाढ़े रंग का लेप भरा गया और इसकी सीमा रेखाएं निकटवर्ती पृष्ठभूमि में लीन होती दिखाई गई है। कहा जाता है कि इस प्रकार की आकृतियां अधिक स्थायी होती हैं। इस मकबरे में चूना पत्थर का प्रयोग हुआ है। नफरमात की पत्नी आतत की समाधि में चूना पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। ईंटों से बने भवन की भित्तियों पर मसाले का लेप करके चित्रांकन किया गया है। इसमें से केवल दाना चुगते हुए के दृश्य का एक भाग ही शेष है। मूल चित्र में जाल के द्वारा पक्षियों के पकड़ने की घटना को प्रस्तुत किया गया है। इसकी रंग योजना विविध है और केवल मूल रंग ही नहीं वरने उसके विभिन्न मिश्रणों का भी उपयोग किया गया है। स्वाभाविकता और स्पष्टता में पुराने तुलिकाकारों जैसा कमाल नहीं है। गीजा क्षेत्र के अन्य मकबरों के चित्र प्राय दाह संस्कार से संबंधित क्रियाकलापों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ हम ये चित्र देख रहे हैं जो मेन जो राजाओं से संबंधित या रानियों से संबंधित जो आकृति थी वो बहुत बड़े विशालकाय रूप में अभी हमने विवरण किया, उसका विशालकाय रूपों में देखने को मिलती है। उसकी चारों तरफ जो छोटी छोटी आकृतियाँ यहाँ बनाई गई हैं, पशु पक्षियों की आकृतियाँ बनाई गई हैं, उसकी अन्य संबंधित सामग्री का भी यहाँ चित्रण देखने को मिलता है। तो ये सारा विवरण उनकी वहाँ की कला में इस प्रकार से दिखाई देता है। अब हम आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि इसकी उपरांत चौथे राजवंश के अंत तक भित्ति चित्रण में कोई विकास नहीं हुआ, यानी चौथा जो राजवंश था उसके समय तक भित्ति चित्रण में कोई विकास नहीं हुआ और इसके उपरांत ही विशाल मकबरों को चट्टाने काटकर बनाया गया और इसमें नवीन विषयों के चित्र अंकित किए गए। यानी चौथे राजवंश के पश्चात ही कुछ नवीन विषयों का अंकन हमें देखने को मिलता है। साम्राज्ञी मरे सांख तृतीय के समय डूबे हुए रिलीफ की विधि का विकास हुआ। ये सबसे उत्कृष्ट यहाँ एक चीज ये आती है कि एक साम्राज्ञी जिसका नाम है मरे सांख तृतीय के समय डूबे हुए रिलीफ की विधि का विकास हुआ, जिनको संक रिलीफ कहा जाता है। इस विधि में आकृतियों की सीमा रेखाएं गहरे गड्ढे डालकर अंकित कर ली जाती है। यानी सबसे पहले आकृति की सीमा रेखाएं गहरे गड्ढे के रूप में डालकर अंकित कर ली जाती थी। चारों ओर की सतह को सपाट ही छोड़ देते हैं, किंतु आकृति में गठनशीलता, उभार आदि लाने का यथासंभव प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार की आकृतियां और उन पर लगे रंग अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं। आकृतियों का सौंदर्य उनकी गठनशीलता से उत्पन्न छाया प्रकाश के प्रभाव पर भी यहाँ निर्भर करता है। यहाँ साम्राज्य के सम्मुख पैपीरस पर अंकित वस्तुओं की सूची को प्रस्तुत करते हुए शिल्पी भेंट तथा पूजा का सामान लिए आगे बढ़ते हुए उपासक वृंद एवं जनसमूह, संगीतक एवं नर्तक आदि चित्रित। एक स्थान पर राजकीय पाकशाला का भी अंकन है। राजकीय पाकशाला का भी यहाँ एक स्थान पर अंकन है। तक्षकों द्वारा मकबरे के विभिन्न भागों के निर्माण के चित्र भी
बनाए गए। इस समाधि गृह से संबंधित किन वस्तुओं अथवा उपकरणों का चित्रांकन इस दीवार पर नहीं हो सका, उन्हें दूसरी दीवार पर दर्शाया गया है। और ये विधि यूनानी रोमन युग तक विस्तृत रही। यानी इस विधि को अगर हम देखें तो यह यूनानी रोमन युग जब शुरू हुआ उस समय तक ये विधि प्रचलन में रही। अब हम पांचवें राजवंश पर देखते हैं कि पांचवें राजवंश के समय मिस्र की कला में एक नवीनता आई। यानी पांचवें राजवंश में कहाँ से आते कुछ नवीनता मिस्री कला में नजर आने लगी। सूर्य की उपासना को राजधर्म घोषित किया गया। यानी सूर्य की उपासना करना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया, उसको राजधर्म घोषित कर दिया गया। रा अथवा प्रकाश, रा को वहाँ प्रकाश माना गया। रा को संपूर्ण सृष्टि का नियामक तत्व, ऋतुओं के परिवर्तन तथा प्राणियों के जीवन का कारण माना गया। यानी अब प्रकाश को संपूर्ण सृष्टि का नियामक तत्व माना गया। ऋतुओं की परिवर्तन, उनका मानना था कि ऋतुओं का परिवर्तन भी प्रकाश से होता है तथा प्राणियों के जीवन का कारण भी रा को माना गया। चित्रों में पूर्ण सूर्य के रूप में ईश्वर तथा उसके द्वारा बनाई गई सृष्टि को भी प्रस्तुत किया जाने लगा। अबू ग्रोव में सम्राट नौसेरा द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर के ऋतु कक्ष में इस प्रकार के सर्वोत्तम पृष्ठ उत्कीर्ण चित्र है। जिसको जैसे ऋतु कक्ष को हम चैम्बर ऑफ द सीजन के नाम से भी जाना जाता है। बीच बीच में छोटे छोटे आयतों में प्रकृति की शक्तियों को सिद्ध करने की क्रियाओं के चित्र भी यहाँ उत्कीर्ण दिखाई देते हैं। नौका यात्रा के दृश्य जिनमें जल में क्रीड़ा करते पक्षियों, मकबरों, मछलियों एवं हिप्पो आदि पशुओं का भी अंकन है प्रचुरता से यहाँ बनने लगे। किनारों पर पेपिरस के घने जंगल दिखाए गए। यानी किनारे उन्होंने बनाए तो वो पेपिरस के घने जंगलों के साथ बनाए गए। पक्षी आकेट के अतिरिक्त फसल काटने, जोतने, बोरने, निराई करने, भूसा अलग करने, अनाज को खलियान में लाने आदि के चित्र बनाए गए हैं। पक्षी आकेट के दृश्य सर्वाधिक बन पड़े हैं। इनमें सम्राट का भी अंकन हुआ है। जाल में से निकालकर पक्षियों को पिंजरों में बंद किया जा रहा है। बाद में सम्राट के भोजन की मेज पर तख्तियों में भी वे दिखाए गए हैं। नर तथा मादा पशुओं का संयोग, शावकों का जन्म, शिकारी कुत्तों द्वारा पशुओं को पकड़कर लाया जाना, चारागाहों में गडरिए तथा पशु आदि के दृश्यों का प्रचुरता से अंकन हुआ है। इनमें कहीं कहीं पृष्ठभूमि को भी महत्व मिला है। सूर्य उपासना से प्रभावित विषयों की विविधता छठे राजवंश में कलाओं के विकास की दिशा को निर्धारित करने लगी। वजीर मेरुका तथा अन्य सभासदों के मकबरों के दैनिक जीवन संबंधी चित्रों में विवरणात्मकता की प्रवृत्ति आई। भौतिक जीवन की घटनाओं का विस्तार से चित्रण होने लगा और मृत्यु, शोक तथा दाह संस्कार को सांसारिक जीवन का अंत एवं शाश्वत जीवन में प्रवेश माना गया। प्राचीन राज्य के अंतर्गत पांचवें राजवंश के संरक्षण में चित्रकला की सर्वाधिक उन्नति हुई। इसके सर्वोत्तम उदाहरण अगर हम देखें तो बसरकाफ, साहूरा, तानेफरर तथा ताहोतप समाधि गृहों में उपलब्ध है। अब हम आते हैं छठे राजवंश पर। छठे राजवंश की कला की विशेषता में अधिक आकृतियाँ, अधिक गतिशीलता, भवनों के दृश्यों के नए संयोजन तथा मुद्राओं पर अधिक ध्यान देना आदि को रखा जा सकता है। छठे राजवंश में गति से पूर्ण आकृतियों के साथ साथ वर्ण योजनाओं में भी अंतर आया। इस समय के रंग उड़ जाने तथा चित्र नष्ट हो जाने से इनका थोड़ा सा परिचय ही मिल सका है। इसके नीले, हरे तथा लाल रंग पहले उड़ जाने तथा चित्र नष्ट हो जाने से इसका थोड़ा सा परिचय ही मिल सका है। इसके नीले, हरे तथा लाल रंग पहले की अपेक्षा अधिक चमकीले और तेज हो गए और रंगों के मिश्रण की में भी विविधता उत्पन्न हुई। हल्के नीले के स्थान पर पृष्ठभूमि में गहरे नीले रंगों का प्रयोग किया जाने लगा।
कहीं कहीं मटमैले रंगों की भी पृष्ठभूमि बना दी गई है। पहले भित्ति को अपूर्ण रिलीफ चित्रों से इनके निर्माण की विधि का अच्छा ज्ञान हो जाता है, यानी जो पूरे बन नहीं पाए